हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर 104 से, दैट इज सेक्शन 104 चेयरमैन ऑफ मीटिंग। अब ये सेक्शन क्या कहता है कि जब भी एक हमारी मीटिंग होती है आइदर एजीएम या ईजीएम, तो हमें एक चेयरमैन अपॉइंट करना जरूरी है जो कि उस पूरी मीटिंग को मैनेज करेगा। अब जो चेयरमैन है वो अपॉइंट हो कैसे सकता है? बाय शो ऑफ हैंड। भाई शो ऑफ हैंड्स हो सकता है, बट अगर मेंबर्स कह रहे हैं कि हमें पोल से चेयरमैन चाहिए, तो भाई पोल से हमारा चेयरमैन अपॉइंट हो सकता है। अब पावर ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन की पावर क्या रहेगी? ड्यूटीज क्या रहेंगी? पूरी मीटिंग का मैनेज करना, मीटिंग का डिकोरम डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, मिनट्स को एग्जीक्यूट करना, और जो भी क्वेरीज मेंबर्स की आ रही है कि मीटिंग कैसे होगी, कब होगी, क्या अरेंजमेंट रहेगा, वो सबको एड्रेस करना। कास्टिंग बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसका है, दैट इज कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या बोलता है कि चेयरमैन को एक एडिशनल वोट दिया जाएगा। अगर कभी 50-50 में फ्लोट कर रहा है कि 50 हमारे फेवर में आए हैं, 50 हमारे अगेंस्ट में आए हैं, तो उस केस में डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे चेयरमैन को एक एडिशनल वोट दिया जाएगा कि वो एक एडिशनल वोट दे सकता है और डिसीजन को पास कर सकता है। जिस भी चीज पे वो चाहे वो अपनी एक एडिशनल वोट पास कर सकता है। उसके बाद हमारा सेक्शन आता है 105, दैट इज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का क्या मतलब होता है? अगर कोई मेंबर प्रेजेंट नहीं हो सकता, अनेबल टू प्रेजेंट है, तो वो अपने बिहाफ पे एक प्रॉक्सी को भेज सकता है। उस प्रॉक्सी के अपॉइंटमेंट करने के क्या प्रोविजंस रहेंगे, वोट करने के क्या प्रोविजंस रहेंगे, उसके राइट्स क्या रहेंगे, वो बताता है हमारा सेक्शन 105। गॉट इट। अब हर एक मेंबर के पास ये इंपॉर्टेंट राइट होता है कि वो अपने बिहाफ पे एक प्रोक्सी अपॉइंट कर सकता है। तो प्रोक्सी के पास राइट होता है कि मीटिंग को अटेंड भी कर सके और वो वहां पे वोट भी कर सके। बट प्रोक्सी के पास क्या राइट नहीं होता? नॉट राइट, नो हैव राइट टू स्पीक एंड शैल नॉट हैव एंटाइटल्ड टू वोट एक्सेप्ट ऑन पोल। तो दो चीजों का राइट उसे नहीं दिया गया। पहली बात तो ये कि उसको बोलने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है और वोट करने का अधिकार भी नहीं है। बट पोल हो रही है तो सिर्फ पोल पे अधिकार है, शो ऑफ वगैरह पे उसको कोई भी अधिकार नहीं है। दिस सेक्शन नॉट अप्लाई, और 105 अप्लाई कहां पे नहीं होगा? जहां पे शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी में, वहां पे 107 अप्लाई नहीं होगा। देन सेक्शन 8 मेंबर शैल नॉट बी अपॉइंटेड प्रॉक्सी अनलेस सच अदर पर्सन इज आल्सो द मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। इसमें सिंपल सी एक बात बोली गई है कि अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर है और उसको की प्रॉक्सी अपॉइंट करनी है, तो वो भी हमारा सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर ही होना चाहिए। बट यहाँ पे अदर कंपनीज में क्या होता है कि अगर मुझे प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो वो थर्ड पर्सन भी हो सकता है, और सेक्शन 8 कंपनी में वो थर्ड पर्सन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसी कंपनी का कोई ना कोई मेंबर होना चाहिए। Further, one person act as a proxy for maximum 50% and holding not more than 10% of total paid up share capital। बड़े ध्यान से समझना, समझने वाली चीज है ये। एक जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं कितने पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज एन प्रोक्सी? मतलब 50 बंदे मेरे को एज एन प्रोक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, और मैं एक नहीं, मैं 50 के तौर पे गिना जाऊंगा। मतलब अगर मैंने एज ए प्रोक्सी प्रेजेंट हुआ वहां पे, तो मेरे को एक नहीं, मेरे को 50 काउंट किया जाएगा क्योंकि 50% को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पहली बात ये। बट उन 50 के पास 10% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो मैं 50 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बट उनमें से जो 10 है उन्होंने 12% होल्ड कर रखा है, तो 12% तक को ही सिर्फ, सॉरी, मैं उन 10% को ही सिर्फ रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, बचे हुए को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। दोबारा सुनिए प्रोविजन ये, या तो 50 या 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अगर एक पर्सन ऐसा है जिसने 15% होल्ड कर रखा है, 10 से ज्यादा होल्ड कर रखा है, तो सिर्फ मैं उसी को अपॉइंट कर, उसी को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और ऐसा कोई पर्सन जिसने 1%, 0.5% ऐसे होल्ड कर रखा है और वो मिला के 50 बन रही है, तो 50 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ओके। अब नोटिस ऑफ मीटिंग कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन। अब जो नोटिस जाएगा कि इस दिन मीटिंग आप लोग प्रेजेंट हो जाना, तो उस नोटिस के अंदर मुझे एक बात डालनी पड़ेगी कि हर एक पर्सन के पास प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट है। बट प्रॉक्सी अपॉइंट करने का फॉर्म कौन सा है? एमजीटी 11, और वो भी अपॉइंटर के द्वारा साइन होना चाहिए। और जब प्रॉक्सी में अपॉइंट करना है तो मीटिंग शुरू होने के एटलीस्ट 48 आवर्स एमसी करा सकते हैं। इसमें 48 आवर्स पहले हमें कंपनी में जमा करवाना है कि ये पर्सन मेरा प्रॉक्सी बनना चाह रहा है। इंस्पेक्शन बाय प्रॉक्सी। अब हर एक मेंबर जो कि एंटाइटल्ड है इंस्पेक्ट करने के लिए 24 आवर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मीटिंग एंड एंड ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। अब कोई पर्सन ऐसा है जो इंस्पेक्ट करना चाह रहा है कि कौन प्रॉक्सी है, तो मीटिंग शुरू होने के पहले 24 घंटे तक वो इंस्पेक्ट कर सकता है कि किस नंबर ने कौन सा प्रॉक्सी अपॉइंट किया हुआ है। बट उसका प्रायर नोटिस कंपनी को देना पड़ेगा 3 दिन पहले। अगर 105 में कोई भी डिफॉल्ट किया तो ऑफिसर के ऊपर, और ऑफिसर जिसने प्रॉक्सी अपॉइंट किया है उसके ऊपर 5000 की और 50,000 की पेनल्टी रिस्पेक्टिवली एप्लीकेबल हो जाएगी। अब एक रीडिंग का टॉपिक है, दैट इज 106 टू 109 वोटिंग का। अब वो 106 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें समझना क्या है
That is a restriction on voting right. Where the article provide no member shall exercise any voting right on which calls are due from him or share to which the company has exercised any right of lien. अब बात सुनो, अगर मान लो कोई हमारे पार्टिसिपेटिव शेयर्स है, पार्टिसिपेटिव शेयर्स नहीं है, दूसरी टर्म यूज करो, दैट इज अनपेड शेयर्स। ओके, अब कोई अनपेड शेयर्स है हमारे, अब अनपेड शेयर हो गए मतलब कॉल डिमांड करी बट कॉल उन्होंने नहीं दिया। दूसरा केस यहाँ पे क्या हो सकता है, कंपनी ने उसके शेयर फोरफीचर कर लिए, और फोरफीचर सबको पता होगा होता क्या है, दो केस है, या तो सामने वाले ने कॉल स्पीड नहीं करी या फिर कंपनी ने उसके शेयर फोरफीचर कर लिए। तो आर्टिकल प्रोहिबिट कर सकता है कि वो लोग वोट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दो केसेस में हम उनके वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बस। ओके, अब फॉरफिटेड शेयर अगर मैंने किसी को री इश्यू करे हैं तो उस नए परचेजर के पास, न्यू परचेजर के पास राइट टू वोट आ जाएगा, सब्जेक्ट टू किसने सारी की सारी पेमेंट कर डाली हो, ऐसा। गॉट इट? उसके बाद हमारे वोटिंग है मींस दे रखे, आपको अलग अलग बता रहा हूं, बाकी आपको रीड करना है सिर्फ ये। 107 क्या कहता है, वोटिंग में शो ऑफ हैंड। दूसरा कहता है वोटिंग बाय पोल, मतलब जितने शेयर्स उतने वोट माना जाएगा। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, उनको मेल के थ्रू भी ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक मींस से भी वोट कर सकते हो। वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट का मतलब क्या होता है कि मैंने उनको नोटिस भेजा और ये ऑप्शन दिया कि आप घर बैठ के ही वोट दोगे थ्रू पोस्ट, बस। या रीड कर सकते हो सिर्फ। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो जो पेपर में मोरओवर पूछा जाता है कि ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट के थ्रू ट्रांजैक्ट किए जाते हैं। पहला क्या, अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, चेंज इन द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, चेंज इन ऑब्जेक्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, इश्यू ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट, वेरिएशन इन राइट, बायबैक ऑफ शेयर्स, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर मुझे अपनी जो अंडरटेकिंग है वो सेल करनी है आइदर होल या उसका कोई सब्सटेंशियल पार्ट, या मुझे कोई लोन और गारंटी एक्सटेंड करनी है उन पर्संस को जो 186 के अंडर आते हैं। तो इन चीजों के लिए जो मुझे वोटिंग करनी है वो हमेशा पोस्टल बैलेट के थ्रू ही करनी पड़ेगी। अब काउंटिंग कैसे करी जाएगी वोट्स की, बहुत सारी वोट्स आ गई मेरे पास, उनको मुझे काउंट कैसे करना है, मुझे रिस्पेक्टिवली अलग अलग उनको काउंट करना है। जो एसेंट वाली है वो उनको अलग से डालना है, जो डिसेंट वाली है वो अलग से डालना है, जिन्होंने दोनों ही दिए हुए एसेंट और डिसेंट को अलग से डालना है, जो इनवैलिड वोट्स हैं उनको मुझे अलग से डालना है, और इस तरह से मेरी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर आता है 111 सेक्शन, सर्कुलेशन बाय मेंबर्स, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। देखना क्या है, prerequisite of a valid requisition must be made in writing and signed by the company having share capital member not less than 1/10 and not having share capital 1/10 of voting power. Requisition must be deposited at RO not less than 6 weeks before the meeting in case of require the notice. In case resolution does not require the notice, deposited at least 2 weeks before. अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने कोई नोटिस भेजा मेंबर्स को कि हमारी ये एजेंडा पास होने वाले हैं मीटिंग में, आप लोग उस टाइम प्रेजेंट हो सकते हो, बट मेंबर्स क्या चाह रहे हैं कि एक दो रेजोल्यूशन आपको और पास करने हैं, तो उसके लिए मेंबर्स को नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को। अब कौन कौन नया रेजोल्यूशन पास करवा सकता है, मतलब एडिशनल रेजोल्यूशन कौन कौन पास करवा सकता है। अगर पेड अप शेयर कैपिटल है तो 1/10 मेंबर, 1/10 ऑफ पीएससी वाले मेंबर्स, और नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर वाले मेंबर्स। और रेजोल्यूशन मुझे कब तक जमा करवाना है, अगर ऐसा कोई रेजोल्यूशन है जिससे कंपनी को नोटिस भी भेजना पड़ेगा तो मुझे वो रिक्विजिशन 6 हफ्ते पहले भेजना है। अगर ऐसा कोई रेजोल्यूशन है जिसमें नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 2 हफ्ते पहले भी भेजना है। ओके, और उस रेजोल्यूशन के पास करने के एक्सपेंसेस मेंबर बियर करेंगे और मेंबर को वो पैसा भी जमा करवाना पड़ेगा। आफ्टर रिसीट ऑफ द कंपनी विल सर्कुलेट दिस टू ऑल द मेंबर, नो नीड टू सर्कुलेट दिस प्रूफ दैट रिक्विजिशन ऑन मे जस्ट टू मेक दिस पब्लिसिटी। अब जब मेंबर से रिक्विजिशन आ गई, रेजोल्यूशन आ गया कि सर आपको ये रेजोल्यूशन और पास करने रिक्वेस्ट आ गई मेंबर से, तो कंपनी क्या करेगी, सभी मेंबर्स को सर्कुलेट कर देगी कि एक एडिशनल रेजोल्यूशन और पास करवाना है। बट अगर कंपनी को लगता है वो सिर्फ यूजलेस, मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए उन्होंने बोला है कि रेजोल्यूशन पास करवाना है, तो उसको इग्नोर कर देगी, उसको कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करेगी। ओके, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिक्विजिनिस्ट को बोलेगी कि आप लोग को कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। डिफॉल्टिंग कंप्लाइंग कंपनी के ऊपर, ऑफिसर के ऊपर कितना, 25,000 रुपए। अब सेक्शन 112 एंड 113 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, मोस्ट इजीएस्ट सेक्शन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे ये तो कोई मेंबर ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारी कंपनी की क्या है, मेंबर है, गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी शेयर होल्ड कर रखे हैं, या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वहां पे इन दोनों पर्संस को एक राइट दिया गया है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं। कौन अपॉइंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव मेंबर की तरह काउंट होगा और उसके पास भी एक राइट होगा
कि वो एक पर्सन प्रोक्सी के लिए अपॉइंट कर सकता है, मतलब जो वो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुआ है, he shall have all the rights as the member have, जितने मेंबर्स के पास होते हैं वो सारे के सारे राइट्स उस रिप्रेजेंटेटिव के पास होते हैं, जैसे राइट टू वोट का हो गया, राइट टू अपॉइंट प्रोक्सी हो गया, एटसेट्रा हो गया। टाइप ऑफ रिजोल्यूशन, दो तरह के रिजोल्यूशन होते हैं हमारे, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी आपको पता है क्या होता है, मेजोरिटी, स्पेशल क्या होता है जहां पे एसेंट डिसेंट से 1/3 से ज्यादा हो। ओके, ये आपको पता है। स्पेशल रिजोल्यूशन नोटिस मुझे किस दिन पहले देना है। रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल, पहले पढ़ते हैं इसको, फिर मैं बताता हूं आपको क्या है। स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड फ्रॉम मेंबर holding not less than 1% of voting power or holding shares on which some not exceeding 5 lakh rupees, holding share on which some not exceeding 5 lakh and holding not less than 1% of voting power। अगर मान लो ऐसा रिजोल्यूशन है जिससे मुझे मेंबर से स्पेशल नोटिस चाहिए है, तो स्पेशल नोटिस के लिए एलिजिबल मेंबर्स कितने हैं, जिन्होंने 1% की वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है या फिर जिन्होंने 5 लाख रुपए तक की पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है। और इन केसेस के लिए मुझे स्पेशल नोटिस लगेगा मेंबर से, इन केसेस के लिए मुझे स्पेशल नोटिस लगेगा मेंबर्स के लिए। अब कौन से ऐसे हैं मैं आपको बताता हूं अभी। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटर्निंग वन, अगर इन केस मैं ऐसा कोई ऑडिटर अपॉइंट कर रहा हूं रिटायरिंग के अलावा, तो स्पेशल नोटिस चाहिएगा। मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं कि रिटायर वाले दोबारा से रीअपॉइंट नहीं होगा तो भी लगेगा। डायरेक्टर को रिमूव करना है या फिर डायरेक्टर की जगह कोई और अपॉइंट करना है, तो इन केसेस के लिए मुझे स्पेशल रिजोल्यूशन, नॉट स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल नोटिस लगेगा। And the special notice should be sent by the member to the company at least 14 days before the meeting, but not earlier than 3 months। जब मीटिंग होने वाली है उससे एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मुझे स्पेशल नोटिस फाइल करना है इन 4 केसेस के लिए। बट मीटिंग से 3 महीने पहले, वो नहीं 14 दिन पहले होना चाहिए, बट 3 महीने पहले नहीं होना चाहिए। और कंपनी इमीडिएटली उस स्पेशल नोटिस को मेंबर को सेंड करेगी, बट एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग। डेट ऑफ डिस्पैच और डेट ऑफ मीटिंग उसमें एक्सक्लूड करना है और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना है। 116, जो एडजर्न मीटिंग में हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ है वो क्या माना जाएगा, वो ये माना जाएगा कि वो अर्लियर डेट पे ही पास हुआ है। मेरी बात सुनो, आई एम रिपीटिंग अगेन, जो रेजोल्यूशन एडजर्न मीटिंग में पास हुआ है वो क्या ट्रीट किया जाएगा कि वो जिस दिन एक्चुअली पास हुआ है उस दिन हमारा रिजोल्यूशन पास हुआ है, ना कि अर्लियर डेट। जैसे जो ओरिजिनल मीटिंग थी वो थी हमारी 25 सितंबर, बट वो एडजर्न होगी 2 अक्टूबर। ओके, अब 2 अक्टूबर को एडजर्न होगी तो रिजोल्यूशन तो हमारा 2 अक्टूबर को पास हुआ है, तो 25 सितंबर को नहीं माना जाएगा, वो 2 अक्टूबर को ही माना जाएगा। अब सेक्शन 117, पहले मेरी बात सुनो, इसमें क्या है, ये बात होता है कि जो रिजोल्यूशन हमने पास किए हैं या जो एग्रीमेंट्स बनाए हैं वो मुझे आरओसी को फाइल करने हैं। कौन कौन से रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, यूनानिमस रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या फिर अदर्स। विदिन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ दीज रिजोल्यूशन एमजीटी 14 में हमें आरओसी को सबमिट करने हैं। बट ये सेक्शन एप्लीकेबल किस पे नहीं है, बैंकिंग कंपनी पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पे और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे। अगर नहीं किया तो पेनल्टी कितनी कंपनी के ऊपर, 10,000 से लेकर 100 पर डे, 10,000 प्लस 100 पर डे, मैक्सिमम कितना 2 लाख, और ऑफिसर के ऊपर कितना 10,000 प्लस 100 पर डे, मैक्सिमम 50,000। अब ये तुम्हारे मिनट्स, सेक्शन 118, मिनट्स क्या होता है, प्रोसीडिंग्स की जो समरी होती है मिनट्स बोलते हैं, जो कि 30 दिन के अंदर अंदर हमें बनानी पड़ती है और कंसेक्यूटिवली नंबर्ड होनी चाहिए, फेयर एंड करेक्ट होनी चाहिए। आप रीड कर सकते हो कि जो भी हमारे मतलब एजेंडास हुए हैं उसमें वो हमें उसमें डालने पड़ेंगे। बट अगर चेयरमैन को कभी लगता है कि कोई चीज इमटेरियल है या डिफामेटरी है या प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है, वो एक्सक्लूड कर सकता है। अगर मिनट्स नहीं बनाए तो कॉन्ट्रावेंशन के टाइम पे पेनल्टी कितनी, कंपनी के ऊपर 25,000 और ऑफिसर के ऊपर 5,000। और अगर कोई मिनट्स को टेम्पर कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, तो इम्प्रिजनमेंट कितनी 2 साल तक और फाइन कितना 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। और हर क्लास के लिए अलग मिनट बुक बनानी पड़ेगी। और जो मिनट बुक है हमारी वो साइन कौन करेगा, चेयरपर्सन, और किसकी कस्टडी में रहेगी, वो सीएस की कस्टडी में, और परमानेंटली प्रिजर्व करी जाएगी। Got it? और ये सारे सेक्शन जो भी हमने प्रोविजन पढ़ा हुआ 118 का, वो सेक्शन 8 पर अप्लाई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमें बनानी है मिनट्स, इतना अप्लाई होता है, कुछ भी अप्लाई नहीं होता, साइनिंग वाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
inspection of minute book of general meeting. The minutes and resolution shall be kept at RO of the company inspection at RO inspection में demanding the copies. देखो, जो भी हमने मिनट्स बनाई हैं, तो जो भी हमने एग्रीमेंट रेजोल्यूशन पास किए हैं, वो कोई भी पर्सन आके इंस्पेक्शन कर सकता है आरओ में, और वो मिनिमम 2 आवर्स ओपन रहनी चाहिए कि कोई पब्लिक से आके उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। और अगर कोई पर्सन पब्लिक में से हमसे कॉपीज डिमांड करता है, तो 7 दिन के अंदर अंदर मुझे वो कॉपीज डिलीवर करनी पड़ेगी। और डिफॉल्ट किया मतलब प्रोवाइड नहीं करी कॉपीज या इंस्पेक्शन नहीं करने दिया, तो 25,000 से लेके 25,000 कंपनी के ऊपर पेनल्टी और ऑफिसर के ऊपर 5,000। और ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है इमीडिएट इंस्पेक्शन का। कॉस्ट क्या रहेगी? हार्ड कॉपी अगर हम ले रहे हैं तो 10 रुपए पर पेज, सॉफ्ट कॉपी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। 120 देखो क्या है, डॉक्यूमेंट्स इन ई फॉर्मेट। एवरी लिस्टेड कंपनी और हैविंग ए मेंबर मोर देन 1000 रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड अलाउड टू बी इंस्पेक्टेड। ये हम पढ़ चुके हैं काफी बार और चैप्टर्स में कि हर एक कंपनी की जो लिस्टेड कंपनी है या फिर जिसके 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही बनाने पड़ेंगे। और जो ये सेक्शंस है ये हमारे ओपीसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कि आप लोग रीड कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सेक्शन 121 रिपोर्ट ऑफ एजेंट टू आरओसी। अब यहाँ पे एक लास्ट सेक्शन ये है, सबसे पहली बात ये एप्लीकेबल किस पे होते हैं? लिस्टेड कंपनी पे होता है कि उसको मीटिंग होने के 30 दिन के अंदर अंदर एमजीटी 15 में एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी कि हमारी मीटिंग अच्छे से कंडक्ट हो गई है और हमने सारे प्रोविजंस को अप्लाई कर लिए हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 7 ट्राई किया है मैंने कि जितना क्रिस और शॉर्ट ये होस्ट के उतना करा है। तो इसमें कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं मुझे। ओके, बाय बाय, सी यू सून।